विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, संगम युग कर रहे थे, तमिल कवियों का संगम, उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। चोल राज्य, संगम युगीन चोल राज्य के बारे में पढ़ना है। संगम युगीन चेर राज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चोल राज्य कल्ली, वलावन, सेम्बिदास और सेनई जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। यह क्वेश्चन बन चुका है। पेन्नार और वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित राज्य, आंसर चोल राज्य। संगम युगीन चोल, संगम युगीन चोल राज्य किन दो नदियों के बीच में था? पेन्नार और वेल्लारू। ठीक है। अन्य नाम क्या थे चोल राज्य के? मैंने कहा कल्ली, वलावन, सेम्बिदास और सेनई। जैसे चेर राज्य के नाम क्या पढ़े थे हमने? कुडावर, क्या नाम पढ़ा था? विल्लवर, पुरैयार, मलयार और बनावर। ये हल्के फुल्के नाम याद कर लेना। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। किसने? कात्यायन। चोलों का प्रारंभिक उल्लेख किसने किया? कात्यायन ने किया। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? मनलूर थी। क्या थी? मनलूर थी। बाद में उरैयूर तथा तंजावुर भी राजधानियां बनी। तो चोलों की राजधानियां रही मनलूर, उरैयूर और तंजावुर। ये तीन जगह याद करनी है। क्या याद करनी है? मनलूर, उरैयूर और तंजावुर। उरैयूर जो था कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कॉटन, काली मिट्टी, रेगुर। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर। कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है क्षेत्र। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक यहां पर शासन किया। एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और क्या किया? 50 वर्षों तक यहां पर शासन किया। करेकाल, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रारंभिक चोल राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? करेकाल था। इसका काल लगभग 190 एडी माना जाता है। 190 एना डोमिनी के आसपास करेकाल नामक किसी शासक का उल्लेख मिलता है। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में करेकाल को पदच्युत कर दिया गया था और उसे कैद भी कर लिया गया था, लेकिन पट्टिनपाल्य के लेखक ने उसके निकल भागने की तथा उस अपने को पुनः गद्दी पर स्थापित करने का रोचक वर्णन चोल राजधानी कावेरी पत्तनम पर रचित पत्तुपात नामक एक लंबी कविता में किया है। करेकाल के बारे में बता रहा हूं मैं। करेकाल प्रारंभिक चोल राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। उसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक? लगभग 190 एना डोमिनी, 190 ईस्वी के आसपास का था। एक कवि है जिसका नाम है पट्टिनपाल्य। क्या नाम है? पट्टिनपाल्य। इसने एक रचना, कविता की रचना की है जिसका नाम है पत्तुपात। क्या नाम है? पत्तुपात। तो वो बताता है इसमें कि करेकाल जो है उसको पहले कैद कर दिया गया था। वो कैद से कैसे निकला, कैसे भागा, दोबारा गद्दी कैसे प्राप्त की, और चोल राजधानी कावेरी पत्तनम पर लेख जो लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? पट्टिनपाल्य ने लिखे हैं। अपनी किस कविता में? पत्तुपात में लिखे हैं। करेकाल ने चोलों की राजधानी पुहार को आधुनिक नाम जो है कावेरी पत्तनम है की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। ये थोड़ा संदेहास्पद है, बट चोलों की राजधानी पुहार, जिसको क्या बोलते हैं? कावेरी पत्तनम बोलते हैं, की स्थापना की किसने? करेकाल ने। तंजौर के निकट वेणी के युद्ध में उसे अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस युद्ध में उसने चेर और पांड्य राज्य के 11 राजाओं के समूह पर विजय प्राप्त की। चेर और पांड्य सहित 11 राजाओं को पराजित किया वेणी के युद्ध में। किसने? करेकाल ने। किसने भाई? वास्को डी गामा कहाँ आया था? 1498 एडी में। कोझी कोड आया था। कालीकट वो अलग है। ठीक है। हाँ जी, पौंडीचेरी वाला, पुदुचेरी वाला करेकाल किस तरफ पड़ता है? तमिलनाडु वाली साइड पड़ता है कि ऊपर पड़ता है? भाई केरल वाली साइड में माहे पड़ता है। पुदुचेरी 4 है ना,
एक पड़ता है इधर माहे कहाँ पर, मालाबार कोस्ट में, एक पड़ता है उत्तरी सरकार में, कौन पड़ता है, यनम पड़ता होगा मेरे ख्याल से, करैकाल नीचे पड़ता है। कोरोमंडल तट पर देखो, पुदुचेरी और करैकाल कहाँ पड़ता है, कोरोमंडल तट पे पड़ता है ना, वही करैकाल, उसी के नाम पे होगा शायद ये। ठीक है। तंजौर के निकट वेणी के युद्ध में उसे अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। चेर और पांड्य राज्य सहित राजाओं सहित 11 राजाओं को क्या कर दिया, उसे पराजित कर दिया। कालांतर में वाहेपरंडले के युद्ध में उसने 9 राजाओं को पराजित किया। कौन से, वाहेपरंडले के युद्ध में 9 राजाओं को पराजित किया। करैकाल ने उद्योग धंधों तथा कृषि की उन्नति में विशेष रुचि ली। इसने जंगल को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त उसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था तथा उसके जल का उपयोग सिंचाई करने के उद्देश्य से नहरों का निर्माण करवाया। यानी अच्छा राजा था करैकाल। क्या था, कावेरी के मुहाने पर, मुहाना बोलते हैं यहाँ पे नदी गिरती है, वहां पर डैम बनवा रहा है, नहरें निकलवा रहा है सिंचाई के लिए, तो इसका मतलब अच्छा राजा है। करैकाल 7 स्वरों, संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा अधनी सा, 7 स्वरों का ज्ञाता था। वैदिक धर्म का अनुयायी था। पेरुनर किल्ली नामक एक अन्य चोल राजा का भी उल्लेख मिलता है, इसने राजसूय यज्ञ करवाया था। इसका, पेरुनर किल्ली नामक एक अन्य चोल राजा का भी उल्लेख मिलता है जिसने राजसूय यज्ञ करवाया था। चित्रकला के विकास की सूचना में चोल राज्य से प्राप्त होती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं पांड्य राजा, यानी चोलों में ज्यादा हमने क्या पढ़ना है, करैकाल पढ़ना, और एक लाइन और पढ़नी है पेरुनर किल्ली के बारे में जिसने राजसूय यज्ञ कराया था। ठीक है। पांड्य राज्य वही संगम युगीन पांड्य राज्य है। कौन से, एक तो आगे भी आएंगे अभी पांडे, आप वहां पर भी पढ़ेंगे जब आप अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे होंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सल्तनत का सुल्तान है जिसने दक्षिण भारत पर क्या की, विजय प्राप्त की, यानी विंध्य को पार किया। तो खुद नहीं जाता है, दूसरी बार किसको भेजता है, मलिक काफूर को भेजता है। मलिक काफूर यानी 1000 दिनारी, 1000 दिनार में खरीदा गया था उसको, तो वो भी जाता है मथुरा तक, बल्कि वहां मस्जिद का भी निर्माण कराता है। जब वो सुनता है कि वहां पर सुंदर पांडे और वीर पांडे लड़ रहे हैं, तो उसका लाभ उठाता है कौन, कौन उठाता है, वो 1000 दिनारी मलिक काफूर। और फिर क्या करता है, लूटता है, लूट के फिर जितना भी धन मिलता है उसको ऊँटों में भर के, घोड़ों में भर के, कहा, दिल्ली, है ना। तो वहां पे ही पढ़ेंगे मैंने कहा पांडे, ये पुराने वाले पांडे हैं, कब के, संगम युगीन पांडे। ठीक है। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, मेगस्थनीज ने किया। किसने किया, उसने उसके विवरणों में लिखा है कि पांड्य राज्य पर हेराकल की पुत्री का शासन था और तथा वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। वैसे तो हेराक्लीज जो है वो कृष्ण का नाम है, भगवान कृष्ण का यूनानी नाम क्या है, हेराक्लीज। लेकिन यहाँ पर यह लिख रहा है कि पांड्य राज्य पर हेराकल की पुत्री का शासन था और यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ये कौन लिख रहा है, आंसर मेगस्थनीज अपनी इंडिका में लिख रहा है। पांड्य राज्य प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में मदुरै इसकी राजधानी में था, मदुरै इसकी राजधानी थी। और इसका प्रतीक चिन्ह जो था वो एक कार्प, कार्प मतलब एक प्रकार की मछली, कार्प क्या, एक प्रकार की मछली। मछलियों के प्रकार भी पढ़ने हैं आपने, जैसे अटलांटिक ओशन को बोलते हैं हेरिंग पॉन्ड, तो हेरिंग क्या है, अपने आप में मछली है, क्या है। और फिर जब आप नगरों का वो पढ़ रहे होंगे ना कि भाई नगर कैसे कैसे होते हैं, तो हेरिंग का जो कांटा होता है उसकी तरह भी नगर, बस सॉरी, नदियों का जब आप पढ़ रहे होंगे कि नदियां किस प्रकार की होती है, तो वहां पर भी आपको हेरिंग शब्द पढ़ना पड़ेगा। पांड्य राज्य प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था, मदुरै इसकी राजधानी थी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, कार्प था, जो एक प्रकार की मछली थी। ठीक है। नेडियोन, संगम काल में संकलित अनुश्रुतियों के अनुसार नेडियोन ने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र पूजा भी प्रारंभ की। समुद्र पूजा प्रारंभ करने वाला कौन था, आंसर नेडियोन। कौन, नेडियोन। तुमपई, पशुधन के लिए हमले की तैयारी करना। तुमपई शब्द से क्या ध्वनित होता है, आंसर पशुधन के लिए हमले की तैयारी करना। पलशालई मुदुकुडुमी वेली विकिडु दानपत्र के अनुसार यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। विजित राजाओं के प्रति वह कठोर नीति अपनाता था। उसने अनेक वैदिक यज्ञ किए थे। क्या नाम था, पलसालई मुदुकुडुमी। नाम याद करने थोड़ा कठिन होंगे लेकिन हल्का फुल्का ध्यान रखना है आपने।
उसने पालशाले यानी अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला और महेश्वर की उपाधि धारण की। उत्तराखंड वाले उपाधियों से क्वेश्चन पूछते हैं भैया, क्या पूछते हैं लोक सेवा आयोग वाले। बोलेगा कि किस पांड्य राज्य ने, किस संगम युगीन पांड्य राजा ने क्या पलशाले और महेश्वर जैसी उपाधियां धारण की, तो आपने बोलना है पलशालई मुदुकुडुमी ने, जो कि प्रारंभिक क्या है, पांड्य राजा है। उसके बाद अगला आता है नेदुनजेलियन। कौन? ये इंपॉर्टेंट है। लगभग 210 एडी के आसपास ये पांड्य राजा बनता है। सबसे विख्यात है पांड्यों में, संगम युगीन पांड्यों में सबसे ज्यादा विख्यात कौन है? नेदुनजेलियन, 210 एडी। इसने प्रसिद्ध तलयाल गानम के युद्ध में विजय प्राप्त की। कौन सा युद्ध? तलयाल गानम के युद्ध में विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख शिल्पाधिकारम में है। शिल्पाधिकारम किसने लिखी? चेर शासक सेन गुटवन के भाई इलंगो अर्डिगल ने लिखी। किसने लिखी? इलंगो। और ये किसका भाई है? चेर शासक सेन गुटवन का भाई है। किसका भाई? और वो सेन गुटवन को हम किस नाम जानते हैं? लाल चेर का भाई है इलंगो अर्डिगल। उसने क्या लिखी? शिल्पाधिकारम। और चेर राजा का भाई अपनी किताब शिल्पाधिकारम में पांड्य राजा नेदुनजेलियन के बारे में लिख रहा है। इसके बारे में लिखा है? नेदुनजेलियन के बारे में लिख रहा है। नेदुनजेलियन एक विजेता के साथ साथ कुशल कवि और कवियों का संरक्षक और एक महान धर्मपरायण शासक था। पांड्य राजाओं को रोमन सम्राट के साथ व्यापार से लाभ होता है। नेदुनजेलियन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना राजदूत भेजने वाला पांड्य राजा कौन था? आंसर नेदुनजेलियन था। कौन था? इसकी तुलना करेकाल से की जाती है। करेकाल कहां पढ़ा हमने? करेकाल किस वंश में पढ़ा? अरे संगम में तो पढ़ा, किस वंश में पढ़ा? चोल में पढ़ा। करेकाल से की जाती है। शिल्पाधिकारम की त्रासदी इसी के शासनकाल में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। शिल्पाधिकारम की त्रासदी इसी के शासनकाल में हुई, जब उसने निर्दोष कोवलन को चोरी के दोष में प्राण दंड दे दिया। मैंने कहा था आपको कि शिल्पाधिकारम का जो नायक और नायिका है कौन है? कोवलम और कन्नगी है। कोवलम को प्राण दंड दे दिया जाता है। इसके दोष में चोरी का दोष लगाया जाता है। निर्दोष होता है जबकि कोवलन, ठीक है, और उसको प्राण दंड दिया जाता। तो ये घटना किस समय हुई? आंसर नेदुनजेलियन के समय में हुई। मदुरा तथा पांड्य देश के संबंध में मदुरै कांची नामक रचना में नेदुनजेलियन को कुशल शासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत प्राप्त होता है। पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकाई, वेरी इंपॉर्टेंट। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरकाई, जिसे बाद में मदुरै यानी मदुरा स्थानांतरित किया गया। कोरकाई क्या थी? आंसर प्रारंभिक राजधानी थी। किसकी? पांड्यों की। बाद में राजधानी कहाँ भेजी गई? आंसर मदुरई या मदुरई। आज भी है, मदुरई है। मीनाक्षी टेम्पल है वहां पर। मैंने कहा सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का नगर बोला जाता है। वैगई नदी के तट पर स्थित है मदुरई। क्या है? वैगई नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कुछ चीजें याद कर लीजिए, जैसे संगम युगीन जो कुछ नगर है उनके बारे में बता देता हूँ। एक पुहार है, प्रसिद्ध बंदरगाह है और समुद्र तटीय राजधानी है एक इनकी, चोलों की। कभी कभी क्वेश्चन इतना आता है कि चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी। आंसर पुहार। पुहार को ही क्या बोलते हैं? कावेरी पत्तनम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो चेक करो, पुहार का नाम कावेरी पत्तनम है कि नहीं है? अरे पुहार का नाम कावेरी पत्तनम है कि नहीं है? फिर बोलते हैं आप तेज बोलते हैं। शिक्षक ऐसे ही होते हैं भाई, वरना क्या है, मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं आप लोगों के। कावेरी पत्तनम है, पुहार प्रसिद्ध बंदरगाह है, चोलों की क्या है? समुद्र तटीय राजधानी है। अगला उरैयूर, चोलों की द्वीपीय राजधानी है, सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र है उरैयूर। पहले तो आईएएस में जब सब्जेक्ट होता था तो 60 नंबर तो खाली मैप के मिलते थे। मैप में दिखाना पड़ता था उरैयूर कहाँ पर, पुहार कहाँ पर, और लिखना पड़ता था उसमें 10-10, 20-20 शब्द लिखने पड़ते थे। मैथ्स जैसे नंबर मिलते थे अगर सही आपने क्या कर दिया,
उरैयूर चोलों की द्वीपीय राजधानी और सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र। ऐसे कोरकई पांड्यों की तटीय राजधानी। कोरकई क्या थी? पांड्यों की तटीय राजधानी थी। मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। वांजी या उरैयूर या मरंदै ये चेरों की राजधानी थी। वांजी या उरैयूर तथा मरंदै, तथा बोल रहा हूं मैं, मरंदै ये किसकी राजधानी थी? चेरों की राजधानी थी। कांची ये पल्लवों की राजधानी पढ़ेंगे, आगे चलकर पढ़ेंगे पल्लव। कौन आगे पढ़ने पल्लव हमने? कौन? विचित्र चित, मत विलास परसन, महेंद्र वर्मन। कौन? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड। शैलियां पढ़नी है, मैंने बताया आपको। महामल्ल शैली, राज सिंह शैली, है ना। विद्वान पढ़ने हैं। दंडिन, दश कुमार चरित्र का लेखक दंडिन और किरातार्जुनियम के लेखक भारवी, है ना। भारवी सिंह विष्णु के समकालीन। ठीक है। रथ मंदिर पढ़ने हैं। धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ। 8 सप्त 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 पैगोडा जिसको बोलते हैं, 8 हैं वो। कितने हैं? एक बार यूपीएससी वालों ने इतने में फंसा दिया कि सप्त पैगोडा की संख्या कितनी है, सबने लिखा 7। अरे भैया नाम है उसका सप्त पैगोडा, उनकी संख्या कितनी है? 8 है। या उसको चेंज ही कर दो, अष्ट पैगोडा कर दो, कम से कम दोबारा बच्चों को गलत तो नहीं होगा। ठीक है। एक बार शोर टेम्पल पूछे उन्होंने, हिंदी में भी शोर टेम्पल लिख दिया। क्या लिख दिया? बच्चों ने दिमाग लगाया कि समुद्र के किनारे लहरें आती हैं, शोर होता होगा, कुछ होता होगा ऐसा मंदिर। शोर मतलब सी शोर, मतलब समुद्र तट के किनारे मंदिर थे। जब चेन्नई में सुनामी आई तो कई मंदिर डूबे, कई नए मंदिर निकल के आए वहां पर। शोर टेम्पल्स का निर्माण भी किसने कराया? पल्लवों ने। और मैंने कहा द्रविड़ शैली को पल्लवों ने उठाया और उसको चरम पर कौन ले गए? चोल लेके गए। इसीलिए फिर बोल रहा हूं कि चोलों के समय में जो बाद में हम चोल पढ़ेंगे उसमें हमने 2 नाम पढ़ने हैं। कौन? राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट मतलब पंडित चोल, और राजराज फर्स्ट मतलब, बार बार बोल रहा हूं मैं कि तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर 13 मंजिला राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्टतम नमूना। इसका मतलब जब मैं कोई चीज बार बार बोल रहा होता हूं तो शायद वहां से प्रश्न बनने की, शायद बोल रहा हूं, मैं देवदूत नहीं हूं, शिक्षक हूं साधारण सा, पर मुझे ऐसा लगता है यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं बार बार आपके मस्तिष्क में क्या करता हूं, उसको रखने की प्रयास करता हूं कि आपको याद हो जाए कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए कि तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, या अगर ऐसे आगे द्रविड़ शैली का उत्कृष्टतम नमूना क्या है, तो आप आंसर लिख पाओ उसका। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर 13 मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। क्लियर हो गया? पंडित चोल किसकी उपाधि है? तो राजेंद्र चोल की है। किसकी है? तो ये क्वेश्चन गलत मत करना, वरना कंडाली महोत्सव मनाना पड़ेगा मुझे। कंडाली महोत्सव हालांकि भूटियों का होता है, वो अलग होता है। यहाँ का कंडाली, इस इंस्टीट्यूट का कंडाली महोत्सव दूसरा होता है ना। लगा रखी है गमले में कंडाली, आप पानी देते रहना उसको आजकल गर्मियों में। तो वांजी या उरैयूर या मरंदै चेरों की राजधानी है भाई। कांची पल्लवों की राजधानी है, पल्लवों की। और मुशिरी या मुजरिशी, मुजरिशी, मुशिरी या मुजरिश ये चेरों का बंदरगाह है। किसका बंदरगाह है? ऐसे ही कुछ राजा की शक्तियों पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था। मैं हल्का फुल्का बता रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ये सब बताना है तो पहले कुछ याद कर लो, उसके बाद पढ़ना उसको। जैसे मंत्री है तो मंत्री को अमीयचार बोल रहे हैं। 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता है, इन 5 में शामिल थे मंत्री। अमीयचार, मंत्री कौन? अमीयचार, मंत्री को बोलते थे अमीयचार। पुरोहित को बोलते थे पुरोहितार, ये तो हो जाएगा याद, पुरोहितार। सेना नायक को बोलते थे सेनापतियार, ये भी याद हो जाएगा। दूत या राजदूत को बोलते थे दूतार, ये भी याद हो जाएगा। ये याद नहीं होगा, गुप्तचर को बोलते थे उर्रार। क्या बोलते थे? इन्हीं पे ध्यान देना आपने खासकर। अब जैसे अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है, किसको? गुप्तचरों को कहा गया है। अरे भाई कुछ याद आया? नहीं आया याद। गूढ़ पुरुष अर्थशास्त्र में किनको कहा गया? गुप्तचरों को कहा गया है। वैदिक साहित्य में गुप्तचरों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? स्पष्ट। याद आया? स्पष्ट। पुलिस के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अरे उग्र या जीव ग्रह। ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं, यही तो फंसाते हैं आपको। उग्र या जीव ग्रह। ऐसे ही बोल रहा हूं, संगम साहित्य में गुप्तचरों के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर उर्रार। मंत्री के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ है? अमीयचार। मंत्री के लिए
बाकी पुरोहितार, सेनापतियार, दूतार, ये तीनों पता चल रहे हैं हमें। जहां से नहीं पता चल रहा उसको याद करना है आपने। और नोट्स मैंने कहा काले पीले नीले पेन के लेके बर्बाद मत करना टाइम अपना कि सारा सारा का सारा किताब क्या कर दी। सिर्फ उतना जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको लिख दो, वही पहले याद करो फिर बिना देखे लिखो। ऐसे राजस्व से संबंधित कुछ शब्दावलियां पूछता है वो, रेवेन्यू से संबंधित। जैसे पूछेगा माँ या वेली क्या था, तो भूमि की दो प्रसिद्ध माप थी। क्या थी? माँ और वेली। संगम काल में माँ और वेली से आप क्या समझते? माँ, माँ नहीं है ये, माँ, माँ पे आका डंडा। माँ और वेली से क्या ध्वनित होता है? आपने बोलना भूमि की दो प्रसिद्ध माप थी। बोलेगा संगम काल में भूमि कर को क्या बोलते थे? करे। क्या बोलते थे? और आज भी देख लो कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भूमि कर को क्या बोलते थे? करे। अलग अलग समय में भूमि कर को अलग अलग शब्दों से क्या किया गया है? अरे भाई किसी जमाने में राजा को बलि देते थे। क्या देते थे? बलि, जो कि आवश्यक नहीं था, अपनी इच्छा से। वैदिक काल में जिसके पास जितना है उतना दे दिया। क्यों दिया? कि वो रक्षा कर रहा है हमारी, इसलिए दे दिया। बाद में वो क्या हो गया? अनिवार्य हो गया, उत्तर वैदिक काल तक आते आते। फिर धीरे धीरे करके वो क्या हो गया? पहले कभी कितना था? हाँ जी, अरे तो मौर्य काल में था 1/6 से 1/4। फिर वो 1/8 किया जाता है। कहाँ कहाँ? लुम्बनी रुम्बंदेय अभिलेख में अशोक लिखता है। उद्रंग कहां पर कहा गया है भूमि कर को? उद्रंग जरा देखो, चेक करो, क्वेश्चन बना उत्तराखंड में। भूमि कर को क्या कहा जाता था? उद्रंग। लेकिन मैं यहां पर बोल रहा हूं, संगम पढ़ रहे हैं अभी, भूमि कर को क्या बोलते थे? करह बोलते थे। क्या बोलते थे? करह। नेट पे सर्च कीजिएगा, किताब में इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। उद्रंग इसको कहा गया, भूमि कर को कहा गया है। किस काल में? मौर्य काल में, गुप्त काल में, सातवाहन काल में, शुंग काल में। कब कहा गया है? चुंगी एवं सीमा शुल्क को क्या बोलते थे? उल्गु। उल्गु या संगम। चुंगी को बोलते थे उल्गु, सीमा शुल्क को बोलते थे संगम। राजा को अदा किया जाने वाला कर जो था उसको बोलते थे कड़मे या पाडू। कड़मे या पाडू। अतिरिक्त या जबरन वसूला जाने वाला जो कर था उसको क्या बोलते थे? ईखे। क्या बोलते थे? यहां से क्वेश्चन बने हुए भैया, याद कर लेना। मैंने कहा कोई भी शिक्षक अंतर्यामी नहीं होता है, कहां से क्वेश्चन बनेगा वो आपकी क्या इस पर निर्भर करेगा। गुप्त काल में भूमि कर को द्रंग कहा गया है। क्या कहा गया है? द्रंग, है ना। बड़ा कंफ्यूजन होता है यार। अशोक की मां का नाम क्या था? भाई अशोक महान पढ़ा आपने, सम्राट अशोक की मां का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अब क्या होता है जब आप पेपर दे रहे होते हो ना, तो सुभद्रांगी भी याद आता होता है, उद्रंग भी याद आ रहा होता है, खासकर मेंस में। प्री में तो सामने ऑप्शन होते हैं, प्री तो क्या है, कुछ भी नहीं है, 4 ऑप्शन है, लगाओ गोला, उद्रंग याद आ ही जाएगा। गुप्त काल में भूमि कर क्या था? उद्रंग था। पर जब मेंस में लिख रहे होते हैं कि गुप्त काल में भूमि कर को, अब फिर सोचने लग जाता है आदमी, सुभद्रांगी, उद्रंग, ऐसे याद आता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? अगर आपका प्रैक्टिस ढंग से नहीं है, फिर पहले से अगर आपने वो आंसर ढंग से 4-5 बार 7-8 बार नहीं लिखा है तो दिक्कत हो। ठीक है भाई, अगर मैं बोलूं कि कुछ शब्द आते हैं, जैसे मंडलम क्या था? संपूर्ण राज्य को मंडलम कहते थे। प्रांत को क्या बोलते थे? नाडु बोलते थे। आज भी बोलते हैं हम, तमिलनाडु बोलते हैं। नाडु क्या था? प्रांत को बोलते थे। नगर या बड़े ग्राम को क्या बोलते थे? उर या पेरुर। उर या पेरुर बोलते थे। छोटे ग्राम को सिरयूर बोलते थे। पुराना ग्राम को मुडूर बोलते थे। छोटे ग्रामों की सीमा थी अवय, जो स्थानीय विवादों व व्यापार व रोजगार आदि से संबंधित थी। तटीय शहर को बोलते थे पट्टिनम। आज भी बोलते हैं, विशाखापट्टनम बोलते हैं, पट्टनम बोलते हैं, मछलीपट्टनम, पट्टनम। तो पट्टिनम क्या था? तटीय शहर को क्या बोलते थे? पट्टिनम। प्रमुख सड़कें जो होती थी शाले बोलते थे, तो क्या बोलते थे? साले। नगर की प्रमुख गली को तेरू बोलते थे। सार्वजनिक स्थल को पेडियल बोलते थे। इन शब्दों से परिचित होना पड़ेगा आपको अगर दक्षिण का इतिहास पढ़ना है। तो वैसे तो अब
मैंने कहा इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट बेस्ट जो किताब है वो नीलकंठ शास्त्री जी की है, दक्षिण भारत का इतिहास। अगर आपको दक्षिण भारत के इतिहास पर कमांड करनी है तो नीलकंठ शास्त्री। कौन? तो पहले यही पढ़ लो, फिर अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आपको लग रहा है कि दक्षिण भारत दिक्कत कर रहा है तो शास्त्री जी को पढ़िए, नीलकंठ शास्त्री जी। ठीक है, तो उसमें डिटेल में बाद में बताता हूँ। ठीक है।